ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डाउटनट पे। मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्या करवा रहा था, तो मैं आपको करवा रहा था ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जिसे आप इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हो, जिसमें आपको पूरा का पूरा टॉपिक दिया था, जिसमें कुछ पार्ट जो था आपका विज्ञान का जो कि सुमित झा सर पढ़ा रहे थे आपको, कुछ पार्ट जो था आपका एसएसटी का जो कि शुक्ला सर पढ़ा रहे थे, और ईवीएस जो कि मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही थी। उसमें आज हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका नेक्स्ट आवास यानी कि हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, कोई सा भी हो, उन सभी के सभी को आज खंगालने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या मिल जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर देरी किस बात की, सभी के सभी बच्चे आ जाइए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के आवासों के बारे में यानी कि हैबिटेट के बारे में। ओके, चलिए फिर दिक्कत किस बात की, टेंशन किस बात की, सभी के सभी बच्चे आ जाइए और लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, तो वो है आपका आवास। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आवास होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप या मैं, हम भी अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। क्या करते हैं, रहने के लिए घर बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की उस घर के अंदर चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में पढ़ने के लिए स्टडी करते हैं, आने वाले फैमिली के लिए प्लानिंग करते हैं, भोजन बनाते हैं, साथ में मिल बांट कर खाते हैं। वो क्या है, हमारा सभी के लिए आवास है। लेकिन आवास कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन आपके वहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, तो ये तो क्या हो गया आपका सरल भाषा में कि आखिर आवास आखिर होता कहाँ है, कैसा होता है। ठीक, अगर इसको हम शाब्दिक अर्थ में समझने की कोशिश करें तो दोस्तों लिख लीजिए सभी के सभी बच्चे कि जीव जंतु जिस वातावरण में रहकर अपनी प्रजाति, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम अपनी प्रजाति को आगे लेकर चलते हैं, या फिर जो जीव जंतु है वो जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, उसमें रहकर अपनी प्रजाति की वृद्धि करते हैं, वही उनका क्या होता है, तो आवास कहलाता है। क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। जैसे कि हम लोग क्या है, वो अपना घर बनाते हैं, उस घर में हमारी पीढ़ी, फिर हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बीती जा चुकी पीढ़ी उस घर में रहती है। धीरे धीरे हम घर छोटा बड़ा करते रहते हैं, लेकिन वही हमारा होता है, अपनी प्रजाति की वृद्धि करते रहते हैं वहां पर, तो वो क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। ठीक, तो इस आवास में वह जीव जंतु रहते हैं, कौन से, जो उसके अंतर्गत आ रहे हैं, चाहे वो स्थल के अंतर्गत आए चाहे जलीय के अंतर्गत आए। हम लोग कैसे हैं, अभी स्थल के अंतर्गत है। ठीक है, स्थल यानी कि जमीनी रूप से, तो वो आवास क्या कहलाता है, वहां जीव जंतु रहते हैं जो कि उसमें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, भोजन प्राप्त करने के लिए हम भोजन बनाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ में अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि संतान की प्राप्ति के लिए, संतान को प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं। तो ये क्या कहलाया, हमारा आवास कहलाया। तो ये एक तरीके से डेफिनेशन है कि जीव जंतु जिस वातावरण में रहकर अपनी प्रजाति की वृद्धि करते हैं, वही उनका आवास कहलाता है। इस आवास में वह जीव जंतु रहते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं एवं अपनी संतानों प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम जब घर में रह रहे हैं तो हमारा क्या है, आवास है, उसी में हम क्या करते हैं, सारे रहते हैं, उसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, और उसी के अंतर्गत हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आवास कहलाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में बात करी जाए तो। अब वही बात करी जाए हमारे आवास में कैसे कैसे हो सकते हैं, तो देखो जैसे कि ये इमेज, अब देखा होगा कुछ जो जीव जंतु होते हैं वो प्लेन मैदानी एरिया में रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ ध्रुवीय इलाकों यानी कि जो कि आपके बर्फ से ढके रहते हैं उसमें रहते हैं, और कुछ आपके ऐसे देखने को मिलते हैं। ये क्या है, यहीं पर पहाड़ों पर जो ध्रुवीय एरिया के अंतर्गत होते हैं, चाहे वो आपका पोलर बियर हो यानी कि क्या हो, भालू हो सफ़ेद, चाहे वो सील हो, चाहे वो पेंगुइन हो, ये देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के आपके आवास देखने को मिलते हैं। अब ये जहाँ पर देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल के रूप में फॉक्स देखिए, मैदानी भाग में देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर ये रहेगा वहाँ पर अपनी बच्चों को भी पालता है, संतानों प्राप्ति करता है, भोजन भी वहाँ पर प्राप्त करता है। तो वो क्या कर रहा है, उसके लिए वो क्या है, आवास है। क्या कहलाएगा उसके लिए, आवास। ठीक, सभी बच्चे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मेन बात यहाँ से अब निकल के आती है कि भाई आवास ये हैं, तो आवास कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो सभी के सभी बच्चे लिख लीजिए
आवासों के प्रकार, टाइप ऑफ हैबिटेट। अब मुख्यतः जो होंगे ये दो प्रकार के होंगे, आपको अलग अलग जगह पर तीन प्रकार के भी देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरे प्रकार का ही तीसरा प्रकार निकल के आता है वो। इसलिए मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हमने अभी बात करी स्थलीय यानी कि स्थल आवास, जिसे आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हो, और दूसरा जलीय आवास यानी कि एक्वेटिक। अब इस जलीय के अंतर्गत कई कई जो है इसी के अंदर दूसरा दे देते हैं, और जो दूसरा होता है वो क्या कहलाता है आपका? तो खारे पानी का जो सी होता है, जो क्या होता है आपका? मरीन होता है वो, तो वो जलीय आवास के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो मुख्य तौर से आपके आवास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्थलीय आवास और जलीय आवास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्थलीय आवास में तो अभी अभी मैंने आपको बताया, जंगल झाड़ हो सकते हैं, जंगल वगैरह कहाँ पर उगते हैं? जमीन के ऊपर, वहीं पर ही रहते हैं, तो वो भी स्थलीय आवास है। मैदानी भाग होता है, वो भी स्थलीय मैदान है, फिर वहीं पर ही रहते हैं। ठीक, मेन बात आती है जलीय की, जल की। अब देखो जल में जो होता है, एक तो होता है आपका फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी का, और एक होता है आपके खारे पानी का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको 2 पार्ट को 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए, तो वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन मुख्य तौर पर जो आवास है वो 2 पार्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट है, जो कि स्थलीय है और जलीय। इसके अलावा आपको और कोई चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर देख ही रहे हो, बस एक मीठे पानी का हो जाएगा और एक खारे पानी का हो जाएगा। और स्थल पे तो आपके अनेक है, चाहे वो घास के मैदान हो, या फिर मरुस्थल इलाका हो, या फिर जंगल हो, या फिर पर्वतीय भाग हो, कुछ भी हो सकता है, आपके अलग अलग स्थलीय हो सकते हैं। ठीक, चलिए इन्हीं को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले स्थलीय समझेंगे, फिर जलीय समझेंगे, और फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। ठीक, चलिए तो पहले लिख लीजिए सभी के सभी बच्चे, क्या? स्थलीय आवास, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब ये क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शाब्दिक अर्थ में स्थल पर यानी कि जमीनी रूप पर रहने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। इनमें निम्न प्रकार के आवास शामिल है। क्या बोला मैंने आपका? जो भी स्थल पे रह रहा है यानी कि जमीनी लेवल पर रह रहा है, वो क्या कहलाएगा? स्थल आवास कहलाएगा, या फिर स्थलीय आवास कहलाएगा। पूछा जाएगा आपका कि ये कितने प्रकार के होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो ध्यान रखिएगा मुख्यतः आपको 5 प्रकार के पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? चलिए लिखते हुए चलिए। पहला आपका वनीय आवास यानी कि फॉरेस्ट हैबिटेट। दूसरा हो गया आपका घास भूमि यानी ग्रासलैंड। तीसरा हो गया आपका मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट। चौथा हो गया आपका पहाड़ी यानी कि हिल। नेक्स्ट हो गया आपका ध्रुवीय आवास यानी कि पोलर हैबिटेट। तो ये 5 प्रकार के स्थलीय आवास पढ़ने, जो कि आपके मेन इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखो दोस्तों, वनीय, घास, मरुस्थल और पहाड़ी, ये सारे के सारे जो होंगे आपको आसपास देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ध्रुवीय आवास या तो ऊपर देखने को मिलेगा या नीचे देखने को मिलेगा, जहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, या तो जल मिलेगा या फिर बर्फ मिलेगी। तो उसी प्रकार से जैसे कि फिगर देख रहे हो आप, इस फिगर में देखो ये क्या है? ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो एरिया देख रहे हो, जहां पर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये क्या है? ये पूरा का पूरा ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो आप, ये क्या है? घास स्थल है। क्या है ये सारी की सारी क्या है? घास भूमि, जिसे आप क्या बोल सकते हो? इंग्लिश वाले बच्चे इसको बोल सकते हैं ग्रासलैंड। क्या बोल सकते हैं? ग्रासलैंड बोल सकते हो। ये क्या है? पूरा का पूरा ये आपको ग्रीन ग्रीन जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ग्रासलैंड एरिया है। वहीं पर अगर आप ये ग्रीन ग्रीन वाला एरिया देखोगे, यानी कि ये ग्रीन ग्रीन एरिया क्या है? ये वाला ग्रीन ग्रीन एरिया, तो ये ग्रीन ग्रीन एरिया आपका वनीय आवास। क्या है? वनीय आवास, जिसे आप सभी के सभी बच्चे इंग्लिश में क्या बोलते हो? फॉरेस्ट हैबिटेट। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट हैबिटेट। अब वहीं पर ही देखो, ये हो गया स्थलीय यानी कि घास के मैदान, इसके ऊपर हो गए आपके ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं जंगल से। अब इसके बीच में देखो ये नीला नीला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जलीय की बात नहीं हो रही है। उसके ऊपर आओगे तो यहाँ पर ये देख रहे हो पहाड़, पहाड़ी से इलाके, ये क्या है? पहाड़ी इलाके हैं। तो कुछ पहाड़ जो होंगे वो नीचे वाले इलाके में होंगे, तो नीचे वाले इलाके क्या कहलाएंगे? पहाड़ी कहलाएंगे, यानी कि जिससे आप बोल सकते हो हिल हैबिटेट। क्या बोल सकते हो? हिल हैबिटेट। और जो आपके ऊंचे पर्वत यानी कि पृथ्वी कैसी हम सबों की गोल है,
ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया, ये क्या होते हैं? ध्रुवीय कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे ऊंची वाली पहाड़ क्या है हमारी, सबसे ऊंची वाली चोटी जो है हमारी वो क्या है? तो सबसे ऊंची वाली चोटी मान लो हमारी क्या है? माउंट एवरेस्ट की तरफ, यानी कि फिर ऊपर वाला हिस्सा मान लो आप, क्या मान लो? पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे ध्रुवीय। इसे क्या कहेंगे हम? ध्रुवीय, जिसे आप पोलर कहते हो। क्या कहते हो? क्या कहते हो इसे? पोलर हैबिटेट कहते हो। ठीक, तो इस प्रकार से देख सकते हो एक ही फिगर में मैंने आपको सारी की सारी चीज देने की कोशिश करी है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी चीज समझने में आपको दिक्कत ना हो। और वहीं पर यहाँ पर कहीं पर सूखा एरिया मिल जाएगा, बीच वाला हिस्सा, जो कि यहाँ पर हल्का सा ये ब्राउन ब्राउन सा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिगर में आपका काफी छोटा है, दिख नहीं रहा होगा। तो वो क्या कहलाएगा? आपका मरुस्थलीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मरुस्थलीय, जिसमें अधिकतर आपको कैसे मिलेंगे जीव? सूक्ष्म जीव मिलेंगे, और साथ ही साथ में कटीले क्या मिलेंगे? जंगल झाड़ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका पूरा का पूरा कहलाएगा आपका क्या? तो ये पूरा का पूरा कहलाएगा आपका वन्य जीव में से स्थलीय के अंतर्गत आपके कुछ प्रकार। अब ध्रुवीय की बात करी जाए तो फिर फिगर आपको पहले ही बताया था, और ये देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे पोलर हैबिटेट है, यानी कि ध्रुवीय आवास है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी? दूर दूर तक बर्फ के, यहाँ पर देखने को मिलेगी केवल बर्फ और पानी, देख सकते हो, या तो पानी देखने को मिलेगा या फिर दूर दूर तक आपको बर्फ देखने को मिलेंगे, और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो वो क्या कहलाता है? ध्रुवीय आवास कहलाता है, पोलर हैबिटेट कहलाता है। ओके, तो ये 5 प्रकार के हैबिटेट हैं आपके, जो कि आपको स्थलीय आवास के अंतर्गत पढ़ने हैं। चलिए इसी को हम एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं, इसी को हम एक एक करके समझते हुए चलते हैं। किसी भी प्रकार को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? तो यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा कि आवास जो होते हैं ना, वो होते हैं जहां पर कोई भी जीव जंतु अपने भोजन प्राप्त करता है या फिर आने वाले संतानों की प्राप्ति करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। मुख्यतः आवास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो स्थलीय होगा या फिर जलीय होगा। जिसमें हमने स्थलीय की बात करी, जो आपका हैबिटेट, जो आपका आवास स्थलीय रूप पर होगा, यानी कि जमीनी लेवल पर होगा, वो क्या कहलाएगा? स्थलीय। जिसमें आपको केवल 5 प्रकार के मुख्यतः पढ़ने हैं, जो कि हमने पढ़ा: वन्य, घास भूमि, मरुस्थलीय, पहाड़ी और ध्रुवी। अब इसी को हम एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। तो पहला लिख लीजिए सभी के सभी बच्चे, क्या? वन्य आवास, यानी कि फॉरेस्ट हैबिटेट। लिख लीजिए सभी के सभी बच्चे, पहला है ये। अब ये वन्य आवास होगा क्या? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हो जाते हैं, जंगल सा बन जाता है एकदम पूरा, उसके अंतर्गत जो भी जानवर रह रहे हैं वो वन्य आवास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा, जंगल होते हैं बड़े बड़े, बाघ हो गए, हिरण हो गए, लोमड़ी हो गई, ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो ये क्या कहलाएंगे? ये आपका कहलाएंगे आपका क्या? वन्य आवास। तो सभी के सभी बच्चे शाब्दिक अर्थ में लिख लीजिए, वन्य आवास में जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। जैसे कि आश्रित होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला हिरण और बाघ। हिरण जो होता है वो पेड़ पौधों को, घास फूस को खा के जिंदा रहता है, और शेर जो है हिरण को खाकर जिंदा रहता है। तो क्या है? वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, और सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति जो होती है वो इस आवास में रहते हैं या फिर पाए जाते हैं। ओके, क्या बोला मैंने आपका? कि इन द फॉरेस्ट हैबिटेट बोथ एनिमल एंड प्लांट्स आर फाउंड विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्या है? ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। ऑल काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल, चाहे वो बाघ हो, हिरण हो, या किसी भी प्रकार का वाइल्ड एनिमल हो, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत देखने को आपको दिख जाएंगे। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? वन्य आवास या फॉरेस्ट हैबिटेट कहते हैं। यहां से अब तक आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अब तक देखने को नहीं मिला, लेकिन देखने को मिलेगा, तो आपको पता तो होना चाहिए ना आखिर होता क्या है। ठीक, तो वन्य आवास क्या कहलाया आपका? वो आवास जहां पर सारे प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे मिल जाएंगे, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, चाहे वो आपके मांसाहारी हो चाहे वो शाकाहारी हो। ठीक, चलिए आते हैं अपने सेकंड के ऊपर। लिख लीजिए घास भूमि, यानी कि ग्रासलैंड। अब आपका घास भूमि क्या होता है? आपने देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, प्लेन एरिया, लेकिन उस पर घास उगी रहती है, और वो भी कैसे? चौड़े और मोटे पत्तियों वाली घास, और बड़ी बड़ी घास होती हैं। ये नहीं कि आपके जो पार्क में उग रही है छोटी छोटी घास, वो नहीं, ऊंची ऊंची घास होती है, इतनी ऊंची घास होती है अगर आप उसके अंदर खड़े हो जाओगे तो ढक जाओगे आप। ओके, तो ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है? घास भूमि स्थल, यानी ग्रासलैंड कहलाता है।
अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, घास भूमियों में लंबी व मोटी घास अत्यधिक मात्रा में उगती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अभी अभी मैंने आपको बताया था। यह के मुख्य जानवर में ज़ेब्रा, जिराफ, हाथी, राइनोसोरस, हिरण आदि वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो घास होती है ना वो लंबी और मोटी होती है, और अधिकतर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ज़ेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, राइनोसोरस यानी कि जो राइनो होता है ना, जो आपका सींग लगा रहता है उसके आगे, जो काट भी रहे हैं आजकल अफ्रीका के लोग वगैरह, क्यों, क्योंकि उसी के कारण उनका शिकार होता है। तो वो आपको अधिकतर इस एरिया के अंतर्गत जानवर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से ज़ेब्रा का किस प्रकार का आवास देखने को मिलता है या किस आवास में देखने को मिलता है, तो वो घास भूमि स्थल में देखने को मिलता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और प्रमुख घास भूमि की बात करी जाए तो जैसे कि सवाना, आप सभी को पता है, किसी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, अफ्रीका के अंतर्गत है। या फिर फॉर एग्जांपल के आप रूप में आपका पेरिस हो गया, किसी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, यूएसए कनाडा की तरफ जो पड़ता है आपका उष्णकटिबंधीय जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी बच्चों को पता है ना इस चीज का। सवाना हो गया आपका कहाँ पर, अफ्रीका में, वो यूएसए कनाडा के लाइन पर हो गया आपका। साथ ही साथ में आपका डाउन्स हो गया, लानोस हो गया, पंपाज हो गया, ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है आपके, ये सारे के सारे क्या है आपके प्रमुख घास के स्थल है, चाहे वो सवाना हो या फिर पेरिस हो या डाउन्स हो या लानोज हो या फिर पंपाज हो, ये सारे के सारे क्या है, प्रमुख घास के स्थल है। अब इन स्थलों पर सबसे ज्यादा जानवर क्या देखने को मिलेंगे आपको, यही सारे जानवर देखने को मिलेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो ज़ेब्रा हो, जिराफ हो, हाथी हो, गैंडा हो, ये सारे के सारे जानवर आपको अधिकतर इस इलाके में देखने को मिलेंगे। जो कि मैंने आपको अभी बताया भी कि ज़ेब्रा जो है काफी बार पूछा जा चुका है कि इसका आवास किस आवास में देखने को ये मिलता है। दोबारा पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सभी बच्चे? तो ये था आपका स्थल में से दो, एक था वन्य और दूसरा था घास भूमि। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए आपका थर्ड, जो कि आपका मरुस्थलीय आवास यानी कि डेजर्ट हैबिटेट। आप सभी को पता है डेजर्ट यानी कि ऐसी भूमि जहां पर क्या है, सूक्ष्म चीज हो, पानी की किल्लत हो, जिसके कारण वहां पर क्या हो गया हो, पूरा का पूरा रेतीला एरिया हो गया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीय या फिर डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों आपको, तो लिख लीजिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम मिलेगी और तापमान अत्यधिक ज्यादा मिलेगा, तभी तो क्या है, मरुस्थलीय कहलाएगा। मरुस्थलीय रेगिस्तानी इलाके में देखने को मिलता है ना आपको। वर्षा कम होती है तो पानी की दिक्कत होती है, पानी कम देखने को मिलता है, और सूरज की तपिश बिल्कुल चुभती है सुई की तरह। हमेशा ताप वहां पर क्या होगा, अधिक मात्रा में होती है, बढ़ती है, तेज रहती है वहां पर तापमान। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो जंतु होंगे उसमें जो होगा आपका ऊंट। आप सभी को पता है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंटों को, क्यों, क्योंकि लंबे समय तक बिना पानी के अपना समय व्यतीत कर सकता है। तो ऊंट हो गया, या फिर केटल सांप हो गया, या फिर कंगारू हो गया, या फिर चूहे हो गए, ये क्या मिलेंगे आपको, अधिकतर इस प्रकार के आवास में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा तो आपका यहां से बनेगा कंगारू से। तो पूछा जाएगा, ऊंट का तो सबको पता होता है, कंगारू का पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कंगारू किस आवास में देखने को मिलता है, तो मिलेगा आपको मरुस्थलीय आवास में, डेजर्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, तो इस चीज के बारे में क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कंगारूज जो होते हैं सारे के सारे यहीं देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो वनस्पति देखने को मिलेगी ना दोस्तों आपको, वो कैसे मिलेगी, कांटेदार मिलेगी। कैसे मिलेगी, कांटे कांटे होंगे जिसके आपके ऊपर छूते, जैसे कि कैक्टस, यहीं पर ही देखने को मिलता है आपको। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपके पत्ते होंगे ना, वो मोटे पत्ते होते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं वो मोटे होते हैं, और छोटे और कम पत्ते होते हैं पेड़ों के ऊपर। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो भी पेड़ पौधे मिलेंगे वो कटीले मिलेंगे, पत्तों की मात्रा उस पर कम होगी, छोटे और मोटी परत वाले पत्ते होंगे वहां पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु थे ये सारे के सारे, आपको पता होना चाहिए कि मरुस्थलीय आवास के अंतर्गत कौन कौन जानवर देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पहाड़ी आवास, हिल हैबिटेट। अब हिल यानी कि पहाड़ी आवास में क्या देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम भारत की बात करी जाए तो भारत का जो हमारा ऊपर का एरिया है वो क्या है, पहाड़ी तो है। ठीक है, तो वो क्या है, हिल हैबिटेट है। यहाँ पर अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पहाड़ी आवास में आपको याक, जैसे कि मनाली वगैरह चले जाओ देखने को मिलेगा, भालू काले वाला, पहाड़ी बकरियां, जैसे कि आपने अलग अलग नाम सुनी होंगी, फॉर एग्जांपल के रूप में कौन सी,
जिसका पाश्मीना बनता है, ओके, या फिर लोमड़ी। अधिकतर आपको ये जानवर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, याक हो गया, पूछा जा सकता है याक के बारे में, काला भालू हो गया, सफेद भालू अलग बात है, या फिर पहाड़ी बकरियां हो गया, लोमड़ियां होगी। अधिकतर कहाँ देखने को मिलती है, वो पहाड़ी इलाकों में, यानी कि पहाड़ी आवास में होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सभी बच्चे? चलिए नेक्स्ट और आखिरी पर चलते हैं, जो कि क्या है, ध्रुवीय आवास यानी कि पोलर हैबिटेट। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से, क्योंकि अपने आप में ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जहां जहां से पूछे जा चुके हैं वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता ही हुआ चला हूं। चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर क्या होती है, अत्यधिक बर्फ जमी रहती है। बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाई थी। साथ ही साथ में यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर क्या होते हैं, फर होते हैं, मतलब बाल रुए रुए जैसे नहीं होते, वो फर होते हैं। तथा चमड़ के अंदर यानी कि चमड़े के अंदर वसा की क्या होती है, परत होती है। यहाँ पर जब भी देखिएगा आप कोई सा भी जानवर उठा लो तो उसकी खाल क्या मिलेगी आपको, मोटी खाल वाले मिलेंगे। वो चाहे वो पोलर बियर उठा लो, मोटी खाल वाला है, सील उठा लो, मोटी खाल वाला, पेंगुइन उठा लो, मोटी खाल वाला है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो चमड़ी होती है, चमड़ी के अंदर वसा की परत होती है। क्या होती है, वसा की परत होती है, जो ना केवल उनको सर्दियों से सुरक्षा देती है, बल्कि अत्यधिक ठंडों के दिनों में उनके लिए क्या करती है, संरक्षित भोजन का कार्य भी करती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में भालू, वो अपना सर्दियों के दिनों में शीत निद्रा में चला जाता है, लेकिन पहले भरपूर मात्रा में खाना खाकर सोता है वो। तो वो जो उसकी चर्बी होती है वो क्या कर देता है, उसके लिए आपको एक मान लो इमरजेंसी रूप के फूड के रूप में वो काम करती है, क्या, वसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वो भोजन का कार्य करती है। यहाँ ध्रुवीय भालू हो गए, रेंडियर हो गए, ये जो क्वेश्चन है आपका सबसे ज्यादा पूछा गया है, या फिर आर्टिक लोमड़ी होगी, या फिर सील हो गई। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, सील जो होता है वो यहीं पर ही देखने को मिलता है, आपको पूछा आएगा तो पता होना चाहिए। साथ ही साथ में स्नो गूज हो गए, या फिर आर्टिक भेड़िया हो गए, या खरगोश हो गए, या फिर ब्लड ईगल होगी। ये सारी की सारी जो है यहीं पर ही देखने को मिलती हैं, ओके। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा आपका रेंडियर से और साथ ही साथ में सील से। तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ये किस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो जानवर हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, वो ध्रुवीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ध्रुवीय भालू से लेकर खरगोश तक या फिर ब्लड ईगल तक, ये सारे के सारे जो देखने को मिलेंगे आपको, ये सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये 5 प्रकार थे दोस्तों आपके किसके, स्थलीय आवास के। उम्मीद करता हूँ स्थलीय आवास आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने जलीय आवास के ऊपर। तो लिख लीजिए दोस्तों अपना क्या, सेकंड जलीय आवास यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट। अब बात करी जाए दोस्तों क्या है, तो वही वाली बात है, स्थल की जगह जल रख दो। जल में रहने वाले सभी जीवों का जो आवास होगा वो जलीय आवास होगा, जो कि निम्न प्रकार के होंगे। क्या बोला मैंने आपका, द हैबिटेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो मुख्य वही 2 प्रकार के। एक होता है आपका ताजा जलीय आवास यानी कि फ्रेश एक्वेटिक हैबिटेट, और दूसरा होता है आपका समुद्रीय यानी कि मरीन या फिर सॉल्टी वाटर आप भी बोल सकते हो, या सी वाटर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ताजा जल के और एक समुद्री यानी कि खारे पानी के। जैसे कि मैंने आपको फिगर में बताया था पिछली बार, जैसे कि ये देखो, ये क्या है, ये मीठे पानी के हैं, तालाब वलाब वगैरह या नदी वगैरह मीठे पानी के। और ये देखिए ये क्या है, ये है आपके सागर, समुद्री खारे पानी के। तो वही वाली बात है, ये कहलाएंगे आपके क्या, तो ये आप मान लो इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्रेश वाटर या फिर एक्वेटिक हैबिटेट। और ये उसका उल्टा, या तो मरीन लिख लो या सी लिख लो, कुछ भी लिख लो आप इसको, सी ठीक। तो ये 2 प्रकार के होते हैं और इन्हीं दोनों प्रकार को आपको पढ़ने की जरूरत है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको यहीं से ही देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए पहले पढ़ते हैं हम ताजा जलीय को, फिर पढ़ेंगे हम समुद्री को। तो लिख लीजिए सभी बच्चे, पहला ताजा जलीय आवास यानी कि फ्रेश एक्वेटिक हैबिटेट। ध्यान रखिएगा अभी ताजा जल क्या है, तो दोस्तों जो भी आपका नदी, नहर,
तालाब, इनमें जो ताजा पानी होता है, फ्रेश पानी होता है, मीठा पानी होता है, इसके अंतर्गत जो भी जीव जंतु रहते हैं वो ताजा जलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। तो लिखिए सभी के सभी बच्चे कि नदियां, झीलें, तालाब, झरने आदि, इनमें मछलियां, केकड़े, मगरमच्छ, टेडपोल जो कि क्या होते हैं, मेंढक के बच्चे होते हैं, मेंढक, कैट या फिर कैटफिश या फिर सांप या फिर ड्रैगन फ्लाई आदि जंतुएं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो कई बच्चे परेशान हो गए होंगे कि सर ऐसी ऐसी चीजें क्या क्या याद रखनी पड़ेंगी। तो फ्रेश वाटर से दोस्तों कोई क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है, पूछा जाएगा तो ध्यान रख लीजिएगा। मछली हो गई जो कि मीठे पानी को, जैसे रेहू, कैटफिश या फिर अलग अलग प्रकार की मछलियां होती हैं, ये सारी। रेहू तो आप सभी को पता है यूपी का क्या है, अपने आप में ही निशान चिन्ह, राज्य के चिन्ह के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो केकड़े हो गए, मगरमच्छ हो गए, टेडपोल हो गए, मेंढक हो गए, कैटफिश हो गई, सारी की सारी जो है आपको ताजा पानी यानी कि फ्रेश वाटर के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वहीं पर ही दूसरी बात करी जाए समुद्री आवास यानी कि खारे पानी के अंतर्गत, तो बात वही है, बस नदी, झील, तालाब, झरने को हटाकर समुद्री लिख दो। तो सभी के सभी बच्चे लिख लीजिए, समुद्री पानी में मछली या फिर वेल, आप सभी को पता है वेल अधिकतर कहाँ देखने को मिलते हैं, समुद्र में। और समुद्र कहाँ होता है, तो खारे पानी का होता है, आप सभी को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक। आगे चले तो आगे देखो यहाँ पर इंग्लिश में सब लिख रखा है, हिंदी से ज्यादा आपको इंग्लिश समझ में आएगा। फिश हो गया, वेल हो गया, डॉग फिश हो गया। अब इसी डॉग फिश को आपने कई बार देखा होगा कुत्ता मछली, देखा था ना आपने। यहाँ पर शुद्ध हिंदी में लिख रखा है आपका, हिंदी को इंग्लिश में डॉग फिश, और वहां पर आपको एग्जाम में क्या देखने को मिला था, कुत्ता मछली। तो ये लिख लीजिए इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि निम्नलिखित में से कुत्ता मछली का आवास कहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूछ सकता है आपका क्या, ताजा जलीय आवास में या समुद्री आवास में या स्थलीय आवास में या कहीं पर भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा समुद्री आवास में देखने को मिलता है कुत्ता मछली या फिर डॉग फिश या फिर स्टार फिश, कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, ये बना रहता है स्टार के रूप में, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टार फिश है। ये तो 6 बना दी, 6 नहीं है 5 ही है, कुछ इस प्रकार की दिखते हो, स्टार रूप में ही होती है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, स्टार फिश या फिर जेलीफिश। क्या होता है, जेलीफिश। आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंसी होती है, देखने में अजीब सी लगती है, चिपचिपी सी, गिलगिली सी, ठीक है। या फिर ऑक्टोपस हो गया या फिर शार्क हो गया या फिर वेल मछली होगी या समुद्री घोड़ा, जिसे आप सी हॉर्स भी बोलते हो इंग्लिश में, एक प्रकार की मछली होती है और ये भी कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये तो कुछ बतख जैसा दिख रहा होगा आपको, लेकिन कुछ इसी शेप में होती है। क्या है, कुछ इसी शेप में होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सी हॉर्स कहते हैं। साथ ही साथ में समुद्री ड्रैगन हो गया या फिर समुद्री कछुए हो गए, मगरमच्छ हो गए, समुद्री सांप हो गए, ये सारे के सारे अधिकतर यहाँ पर जीव जंतु देखने को मिलते हैं। सबसे अलग था यहाँ पर डॉग फिश, जो कि नाम ही अजीब सा लगता है, मछली होती है एक तरीके की, ठीक है। तो वो देखने को मिलता है कहाँ पर, इसी के अंतर्गत। तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कहाँ पर मिलती है। तो ये सारे के सारे जीव जंतु है जो कि आपके खारे पानी यानी कि समुद्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको गलत नहीं करना है। सभी बच्चे समझ गए। तो ये 2 प्रकार के आवास आपने पढ़ लिए, एक आपने पढ़ा स्थलीय, एक आपने पढ़े जलीय। सारे के सारे कंप्लीट हो गए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार के बच्चों को। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख सकते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिख लीजिए दोस्तों, कुछ जीव जंतु की विशिष्ट आवास, यानी कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हटकर होते हैं, उनके बारे में लिख लेते हैं। तो पहला लिख लीजिए आप, बिल। क्या है, हॉल। अब बिल के अंतर्गत आप सभी को पता है जो भी जीव, एक जो भी जंतु बिल बनाकर सुरंग के रूप में रहता है तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कुछ जंतु धरती में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे कि चूहा, जैसे कि सांप, जैसे कि खरगोश, जैसे कि दीमक, जैसे कि चींटी। तो ये सारे के सारे वो जानवर है या फिर वो जीव जंतु है जो कि बिल के अंतर्गत रहते हैं। किसके अंतर्गत, एक जमीन के अंदर गड्ढा खोद लेंगे, अंदर सा सुरंग सा बना लेंगे और उसी के अंतर्गत रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिल में रहने वाले। तो पूछा जाएगा आपसे कि बिल में रहने वाला कौन कौन सा है, तो चूहा, सांप, खरगोश, दीमक, चींटी, ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पतला सा होता है, सुरंग सा बना लेते हैं, चौड़े वाला सुरंग नहीं, पतले वाला, छोटे वाला। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका घोंसला। तो आप सभी को पता है घोंसले में कौन रहता है, तो कुछ पक्षी पेड़ों पर या फिर घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे कि आपका
बुलबुल हो गया, कठफोड़वा हो गया, या फिर कबूतर हो गए, या फिर गौरैया हो गई, या फिर आपके फख्ता हो गया। ये ऐसे प्रकार के आपके अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं जो कि घोंसला बनाकर रहते हैं। तो जैसे कि इसने बोला घर के पास घोंसला, जैसे गौरैया होती है घर के आसपास बनाती है घोंसला, कबूतर हो गया घर के आसपास घोंसला बनाती है, या फिर फख्ता होगी। फख्ता आपको देखा होगा, फख्ता क्या वो करती है, तो वो बनाती है मेहंदी की मेड़ के ऊपर या फिर कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, देखा होगा ना आपने। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। या फिर फॉर एग्जांपल के रूप में वीवर बर्ड हो गया। वीवर बर्ड कैसा बनाता है, पेड़ से उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाता है, जो कि नर बनाता है और मादा उसी के द्वारा उसको चुनती है। तो ये कुछ ऐसे जीव जंतु है जो कि क्या करते हैं, अपना ब्यूटीफुल यानी कि एक सुंदर घोंसला बनाकर रहते हैं। तो घोंसला बनाने वाले कौन कौन से हो गए, तो ये सारे के सारे नाम याद रख सकते हो, जो कि मैंने आपको कुछ अलग से भी बताए और कुछ लिखे भी हुए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका गिलहरी। अब गिलहरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, ये पेड़ को क्या करती है, पेड़ की कोटर में। अब ये कोटर कई बच्चे समझ रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे क्या है। तो जब आप पेड़ पे चलोगे ना, तो बीच में कहीं ना कहीं पेड़ के अंदर एक जगह बन जाती है, कोटर सा बन जाता है, एक गड्ढा सा हो जाता है अपने आप, वहां से पेड़ जो है ना हल्का सा अपना गैप बना लेता है। तो उस गैप में जो है पेड़ के अंतर्गत वो कौन रहते हैं, गिलहरी। और गिलहरी आपकी एक ऐसी जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, उसको कुछ ना कुछ काटने कुतरते की वजह से उसके जो दांत हैं वो हमेशा घिसते रहते हैं। तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो गिलहरी है, जो कि पेड़ की कोटर में रहती है, जो कि गैप बन जाता है उसके अंतर्गत रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मांद या फिर गुफा, या डैन या केव बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल के रूप में शेर हो गया, भेड़िया हो गया, लोमड़ी हो गया, भालू हो गया, ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, या तो मांद में रहते हैं या फिर गुफा में, या फिर डैन में या फिर केव में। तो ये सारे के सारे जानवर वो हैं जो कि गुफाओं में रहते हैं। हमने बचपन में पढ़ा है ना अलग अलग प्रकार की चीजें। तो पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि शेर वाला पूछा जा चुका है कि शेर कहाँ रहता है, तो ये रहता है गुफा में। कहां पर, गुफा में। इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रख लीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आ गया आपका पेड़ की शाखाएं पर। तो पेड़ की शाखाओं पर कौन रहता है, तो बंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेड़ की निम्नलिखित में से सही क्रम को चुनिए। तो बंदर जो होता है पेड़ की शाखाओं पर रहता, मैच करना था आपको, तो ये पूछा जा चुका है। चील, कौवा, टिड्डा, ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, पेड़ की शाखाओं पर। जिसमें से कौवा जो होता है, क्रो जो होता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। किस पर बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और उसके घोंसले के अंतर्गत लोहे के तार वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौवा कहाँ रहता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, और पेड़ की शाखाओं पर ये सारे के सारे रहते हैं। ठीक है, टिड्डा वही जिसे आप राम जी का घोड़ा भी बोलते हो, अधिकतर बोलते हैं ना राम जी का घोड़ा, तो उसी को ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छत्ता। अब छत्ते में आप सभी को पता है, ये जो फॉर एग्जांपल के रूप में मधुमक्खी हो गया, ततैया हो गया, या फिर बर्रा हो गया, जिसे आप भंवरा भी बोलते हो, वो ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, छत्ते में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, छत्ते में रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके घर के आसपास कभी ना कभी किसी ना किसी ने बनाया होगा। तो ये कहाँ रहते हैं, तो ये छत्ते में रहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ गया मुर्गी। अब मुर्गी ध्यान रखिएगा, तो मुर्गी खाना में रहेगी, या फिर इसका एक अजीब सा नाम है, कई बच्चे मिसप्रिंट कर जाते हैं इसको। या तो आपका नाम लिखा होगा दबड़ा, क्या है, दबड़ा, या फिर दड़वा। ये दड़वा भी ये मिसप्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं। कई बार ये दबड़ा लिखा आ जाएगा पेपर में, कई बार दड़वा लिखा आ जाएगा। और ये मुर्गी के साथ साथ जो कबूतर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में जो कबूतर वगैरह पालते हैं, कबूतर अपने आप तो घोंसला पेड़ घर के आसपास बनाते हैं, जो पालते हैं कबूतरों को बड़े बड़े रूप में पालते हैं ना, और जो घर बनाते हैं ना कबूतरों को रहने के लिए, उसको भी दड़वा ही कहा जाता है। जैसे कि मुर्गी को हम पालते हैं और मुर्गी के रहने के लिए जो घर बनाते हैं उसको दड़वा ही कहा जाता है, दबड़ा कहा जाता है। तो पूछा जाएगा तो आपसे पता होना चाहिए कि मुर्गी कहाँ रहती है, मुर्गी खाने में या फिर दड़वा में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अजीब सा नाम है, पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे आपके जीव जंतुओं के बारे में, जो कि आपके कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं, विशिष्ट प्रकार के आवास थे। अब बात कर लेते हैं कुछ मानव विशिष्ट प्रकार के आवास। तो लिख लीजिए सभी के सभी बच्चे, विभिन्न प्रकार के विशिष्ट मानव आवास, जिसके अंतर्गत पहले जो हम बात करेंगे इग्लू की। किसकी बात करेंगे, इग्लू की। कहाँ देखने को मिलता है, तो डियर ये उत्तरी अमेरिका की जो ग्रीनलैंड की आपके अंटार्कटिक हो गया या आर्टिक क्षेत्र हो गया, उसके टुंडा प्रदेश में निवास करने वाली जो एस्कीमो होते हैं, ये नाम याद रखिएगा कि जो इग्लू होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एस्कीमोस के द्वारा बनाया जाता है, जो यहाँ पर कहाँ पर
उत्तरी अमेरिका के जो ग्रीनलैंड एरिया है, जो कि आपका अंटार्कटिका आर्टिक वाला एरिया है, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं, जो जनजाति होती है, जिनको क्या कहा जाता है, वो आपका एस्किमोस कहा जाता है, उनके द्वारा ये आवास बनाया जाता है। क्या करा जाता है? उन जातियों के द्वारा ये आवास बनाया जाता है। एस्किमो लोग जो होते हैं वो हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अब तक आपने केवल यही सुना होगा कि बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़ जोड़कर इग्लू बनाया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हड्डियों को और खालों को भी जोड़कर क्या बनाया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए किस लोगों के द्वारा या कैसे किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर बर्फ का घर अंदर से तो ठंडा रहता होगा। नहीं डियर, बर्फ जो होती है वो गर्म होती है और अंदर जाकर जो पूरा एक सुरंग से बनाई जाती है, एक के ऊपर एक बर्फ को जोड़कर रखकर एक गोल गुंबद नुमा बनाया जाता है, जो कि अंदर से गर्म होता है, ठंडी नहीं होती है। ठीक है, तो पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, तो नेक्स्ट आ गया आपका ट्यूपिक। अब ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा एस्किमो जो लोग होते हैं वो चमड़े के बने तंबू जो उनके ग्रीष्मकालीन, क्या बोल रखा है, गर्मियों के दिनों में, समर के डेज में आवास करते हैं, वही घर क्या कहलाता है इनका, वो कहलाता है आपका ट्यूप। ओके, इंपॉर्टेंट है, वो सर्दियों के दिनों में और ये गर्मियों के दिनों में। इस घरों में जो होता है ना, वो क्या करते हैं, वो ध्रुव भालू की खाल के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? ध्रुव भालू के, जो आपके वहां पर पोलर बियर होते हैं, उनके खाल के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा कि जो आपके एस्किमो जो लोग होते हैं वो निम्नलिखित में से ग्रीष्मकालीन के दिनों में किस प्रकार के आवास में रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो ट्यूबिक आवास में रहते हैं, जो कि आपके ध्रुवीय भालू होते हैं, उनकी खालों से वो बने हुए होते हैं। सर्दियों के दिनों में, ठंड के दिनों में इग्लू और गर्मियों के दिनों में ये। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समझ गए सभी बच्चे? आगे चलते हैं, आगे चलें तो कू जनजाति क्या है, कू। अब ये कू क्या है, तो ध्यान रखिएगा भील जनजाति के आवास जो आयतकार होते हैं, इनकी दीवारें बांस या फिर पत्थर की बनी होती है, फर्श मिट्टी या फिर पत्थर का तथा छत खपरेल या फिर घास फूस की, उसी को हम क्या कहते हैं, कू। क्या कहते हैं, कू। तो ध्यान रखिएगा भील जनजाति के जो आवास होते हैं, भील जनजाति आप सभी को पढ़ा होगा कि जनजातियों में सर ने पढ़ाया होगा आपको, तो भील जनजाति जो होती है वो किस प्रकार के हाउसेस में रहती है, इनके हाउस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं आयतकार, जिनकी दीवारें बांस से या फिर पत्थरों से बनी होती है, फर्श जो होंगे वो मिट्टी के या फिर पत्थरों के बने होंगे, और छत जो होंगी वो खपरेल या फिर घास फूस की बनी होगी। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, उसको कू कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ गया आपका क्या, तो नेक्स्ट आ गया आपका काल। अब ये क्या होता है, तो दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में बांटू और नटाला में जूलू और जनजाति, और तथा पूर्वी अफ्रीका में क्या, मसाई जनजाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो घर बनाया जाता है, जो झोपड़ी बनाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ओके, उन्हीं झोपड़ियों को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस जनजातियों के द्वारा घर बनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए दक्षिण अफ्रीका का मैंने अलग बताया, नटाल का आपको मैंने अलग बताया, और पूर्वी अफ्रीका का मैंने अलग बताया। 3 प्रकार के बताए, तीनों प्रकार से आपको क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका बुशमैन जनजाति। क्या है, बुशमैन जाति के आवास। अब बुशमैन क्या होते हैं और ये किस प्रकार के घरों में रहते हैं, तो लिख लीजिए अफ्रीका महाद्वीप के, क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के किसका, तो कालाहारी मरुस्थल की। क्या बोला मैंने आपका, अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल की आखेट जनजाति बुशमैन। क्या है, बुशमैन के लोग स्थायी व पक्के मकान नहीं बनाते हैं। यह लोग जो होते हैं वो मौसम की कठोरता व जंगली जानवरों से बचाव के लिए झोपड़ियों, गुफाओं या फिर टेंटों में रहते हैं। झोपड़ियों के निर्माण में लकड़ी, घास, पत्तियों व खालों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग जानवरों का। तो ये स्थायी निवास नहीं करते हैं, या तो ठंड से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या करते हैं, ये निम्नलिखित प्रकार की चीज़ों के द्वारा रहते हैं, चाहे वो झोपड़ियाँ होगी, गुफा हो गया, टेंटों का सहारा लेना हो गया हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के आवास, जो कि बुशमैन जातियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे समझ गए। यहाँ तक आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पिग्मी जनजाति के लोगों के आवास। तो ध्यान रखिएगा, पिग्मी शिकार पर निर्भर होते हैं, अतः स्थायी रूप से घर बनाकर ये नहीं रहते हैं। पिग्मी जो होते हैं वो जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ी वृक्षों पर बनाते हैं, और इनकी जो झोपड़ी होती है वो मधुमक्खी के छत्ते की भांति गोल बनाई जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस जनजातियों का घर या आवास मधुमक्खी के छत्ते के आवास के गोलनुमा बनाया जाता है, तो वो होता है आपका कैस का पिग्मी जनजातियों का। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपका, तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। ठीक, चलिए तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या मैंने बताए, आवास बताए, जो कि आपके जानवरों जीव जंतुओं के रूप में भी थे और जो आपके मानव रूप में भी थे। दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं।